चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे थे एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियों पर और हम दो विधि पढ़ चुके थे पिछली वीडियोस में। अब हम यहां पर तीसरी विधि जो कि पेज नंबर 309 पर आपको दी गई है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर 309 पर एल्किल हैलाइडों के विरचन की जो तीसरी विधि है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। ये विनिमय एक इंग्लिश का शब्द होता है एक्सचेंज मतलब अदला बदली, अपना किसी को देना सामान और बदले में उससे अपना सामान लेना, ये कहलाता है विनिमय यानी एक्सचेंज। तो यहां पर बात हुई है हैलोजन विनिमय द्वारा, यानी हैलोजन परमाणु को एक्सचेंज करना है और इसके लिए दो नेम रिएक्शंस आपको आपकी बुक्स में दी गई है। एक है हमारी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं बिना बताए, यानी कोई जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो में कहूं, उनको आपको क्या कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन 1+1+1+1+ करके आपको नेम रिएक्शंस का पूछा जाता है। तो इसलिए जितनी भी नेम रिएक्शंस हो उनको अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं बात कर रहा था फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या है? इसमें ये हमने लिया RX यानी एल्किल हैलाइड। यहां पर X जो है वो Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। देखिए, हम बना भी एल्किल हैलाइड ही रहे हैं और हमने इस्तेमाल भी किसका किया है, एल्किल हैलाइडों का किया है, ठीक। और मुझे इसकी अभिक्रिया करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया मुझे करानी है। तो यहां क्या होगा कि इसका हैलोजन परमाणु, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, वो किससे, आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। यानी यहां पर Ri एल्किल आयोडाइड हमें प्राप्त हो जाएगा और साथ साथ Na, और यहां क्या चली जाएगी, X। तो आप यहां देखेंगे कि इसका हैलोजन परमाणु इसके हैलोजन परमाणु से एक्सचेंज हो चुका है, विनिमय हो चुका है। तो ये हमें क्या प्राप्त हुई, एल्किल आयोडाइड। तो बेसिकली आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का प्रयोग एल्किल आयोडाइडों के विरचन के लिए किया जाता है और इसमें हम इस्तेमाल भी किसका करते हैं, एल्किल हैलाइडों का ही करते हैं। या अगर इसको लैंग्वेज के रूप में मैं कन्वर्ट करने लगूं तो मैं कहूंगा कि एल्किल क्लोराइडो या एल्किल ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगी, एल्किल आयोडाइड आपको प्राप्त होगी। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिर हम बात करते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया की। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में हमें क्या करना होता है, ब्रोमाइड लेना होता है, ठीक। तो हमने क्या लिया, एल्किल ब्रोमाइड। जैसे फिंकेलस्टाइन में आयोडाइड हमने बनाया तो इसमें फ्लोराइडों का निर्माण करते हैं। दोनों अभिक्रियाओं में एक डिफरेंस है, फिंकेलस्टाइन में एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं और श्वार्ट्ज अभिक्रियाओं में एल्किल फ्लोराइड्स आपको प्राप्त होते हैं। तो ये R है, ये Br है, ये AgF। यानी हमें क्या करना है, एल्किल ब्रोमाइड की, कोई जरूरी नहीं है ये CH3 हो, यहाँ C2H5Br भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एल्किल समूह हम यहाँ ले सकते हैं, वो मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कोई भी लिया जा सकता है। तो एल्किल ब्रोमाइडों की सिल्वर फ्लोराइडों के साथ अभिक्रिया। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम सिल्वर फ्लोराइड का भी प्रयोग करें, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धात्विक फ्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सिल्वर का फ्लोराइड हो, चाहे वो मरकरी का फ्लोराइड हो, चाहे वो कोबाल्ट का फ्लोराइड हो, चाहे वो एंटीमनी फ्लोराइड हो, Sb का फ्लोराइड हो, ठीक है। तो AgF के स्थान पर हम इन तीनों में से किसी का, चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी मैं कहूं कि एल्किल ब्रोमाइडों की धात्विक फ्लोराइडों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप अब एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां क्या प्राप्त हो जाएगी, CH3F, यानी इसका फ्लोराइड हमें प्राप्त हो गया, तो प्लस AgBr ये हमें प्राप्त हुई। तो ये हमें प्राप्त हो गया मैथिल, है ना, फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड हमें प्राप्त हो गया, ठीक। तो आप देखेंगे कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइडों के विरचन के लिए और श्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइडों के विरचन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरह से आपने 3 विधि पढ़ी जिसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइडों के विरचन का विधियों को सीखते हैं।
फिर बात आती है पेज नंबर 310 पर। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको एग्जाम्पल के रूप में, और मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बता रखा है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबको डीपली स्टडी करना है। नहीं समझ में आते तो दोबारा समझना है। क्यों? क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और पिछले चीजों का रिवीजन करके लेकर के आते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा फोकस करना है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसी पर बेस्ड है, जिसमें हमने क्या किया था, 8 संरचनात्मक समाजयोगियों का निर्माण किया था। अब की बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 10.3 पेज नंबर 300 पर दिया गया है कि यौगिक आपको दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH3। पहले एक काम करता हूं, इसको ओपन स्ट्रक्चर के रूप में लिख लेता हूं, CH, ठीक है, CH2 CH3। अब इस पे देखेंगे आप, CH पे 2 CH3 है, एक CH3 ये लगा दिया और एक CH3 ये लगा दिया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी खोल करके लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये यौगिक है, इसका मुक्त मूलक क्लोरीन, तो हमने पढ़ा था मुक्त मूलक क्लोरीन में क्या होता है कि एक Cl परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ रिप्लेस होकर HCl के रूप में निकल जाता है। ठीक है, बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समाजयों को पहचानिए। एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि क्लोरीन केवल एक ही आकर के छोड़ती है, क्योंकि उसने कहा मोनोक्लोरो। तो अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? मैंने अभी आपको बताया, एक एक करके हाइड्रोजन को बारी बारी से रिप्लेस करते जाइए, किससे? क्लोरीन परमाणु से, तो मोनोक्लोरो व्युत्पन्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैं यहां पर इस वाले यौगिक में से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस कर रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? CH2, है ना, और Cl ये प्राप्त हो गया। तो पहला यौगिक बन गया हमारा। ठीक, अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप लिखने लगो तो मैं इनको अलग लिखता चला जाता हूं। 4 कैसे कैसे लिखने हैं? CH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि आपकी बुक में इसी तरह से लिखे हुए मिलेंगे, CH CH2 एंड CH2 Cl। तो ये पहला मोनोक्लोरो व्युत्पन्न हो गया। ठीक, अब मैं वापस अपनी मूल अवस्था में लौटता हूं। ये यहां पर क्या था? CH3 का, यानी इसी को जो का त्यों कर दिया। अब की बार इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस करता हूं। ठीक, तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हुआ, तो बच्चों यहां क्या रह गया? CH2 का, और यहां क्या जोड़ दिया आपने? Cl जोड़ दिया। ठीक, तो यानी ये सेकंड पार्ट में आपका जो दूसरा मोनोक्लोरो व्युत्पन्न था वो क्या है? CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CH, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl एंड CH3। तो ये सेकंड मोनोक्लोरो व्युत्पन्न हो गया। अभी फिर मैं पुनः इसको अपनी मूल अवस्था में लौटाता हूं, और अब की बार इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता हूं। तो यहां से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और एक क्लोरीन मैंने यहां पर जोड़ दी। तो अब की बार मेरा जो यौगिक प्राप्त हुआ थर्ड, ठीक, वो क्या हुआ? CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस C, और C पे क्या है दिया? एक Cl और है। ठीक, एंड CH2 CH3 ये हमें प्राप्त होते चले गए। ये हमारा तीसरा कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब एक काम करते हैं, या तो यहां से रिप्लेस कर देते हैं, पहले मूल अवस्था में लाते हैं इसको, मूल अवस्था इसकी ये है, या तो यहां से रिप्लेस कर देते हैं या यहां से रिप्लेस कर देते हैं। एक हाइड्रोजन बात एक ही है। ठीक, तो मैं यहां से रिप्लेस करता हूं, तो यौगिक मुझे प्राप्त हो गया CH2 Cl, ये प्राप्त होगा। अब इसको लिखूंगा कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3, है ना, CH, और CH पर ही कौन मौजूद है? CH2 Cl मौजूद है। ठीक है, CH3 CH, और CH पे ही कौन मौजूद है? CH2 Cl। ठीक है, और CH2 CH3। तो इस प्रकार से हमें क्या हुए? इसके 4 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न आपको प्राप्त हो गए। ठीक, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। एल्किल हैलाइडों के विरचन के बाद अब हम पढ़ेंगे हैलो एरिनो का विरचन, और ये आपको दिया गया है
पेज नंबर 310 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 310 पर हेलो एरिनो के विरचन की प्रथम विधि, और वो विधि है हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन राडी प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक। देखिए हाइड्रोकार्बनों के रूप में सपोज मैंने क्या ले लिया, C6H5 CH3 को ले लिया। इसे आप जानते हो किसके नाम से जाना जाता है, टॉल्विन के नाम से जाना जाता है। और टॉल्विन की अभिक्रिया मैंने X2 से कराई। दिस X कैन बी इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन। मैं सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का ही प्रयोग करूंगा, और ये अभिक्रिया संभव होगी या तो Fe की उपस्थिति में संभव होगी। ये उत्प्रेरकों के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे। उत्प्रेरकों के रूप में मैं प्रयोग कर सकता हूं, एक तो Fe का प्रयोग कर सकता हूं या FeCl3 का प्रयोग कर सकता हूं। आपको इस तरह से दिया गया है बुक में Fe कौन जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो यहां आप देखेंगे फेरिक क्लोराइड के अंदर इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। या इसके स्थान पर हम किसी भी लुईस अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। लुईस अम्ल कौन होते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इनको इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं Fe का, FeCl3 का, या किसी अन्य लुईस अम्ल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये अंधेरे में होती है, यानी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उसने कहा प्रतिस्थापन, है ना। तो चूंकि इससे उत्पन्न होने वाले जो यौगिक होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स होते हैं। आपने 3 चीज पढ़ी थी जब मैंने लेसन शुरू किया था, ऑर्थो, मेटा और पैरा यौगिकों के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक। तो इससे उत्पन्न होने वाले यौगिक जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव, याद रखना, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव। तो प्रतिस्थापन भी कहां पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा। तो मैं क्या करूंगा कि टॉल्विन का स्ट्रक्चर जो का त्यों बनाऊंगा, ठीक। और ये टॉल्विन का स्ट्रक्चर हो गया C6H5CH3, और इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये बिल्कुल नजदीक वाली। तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी किससे, X से, है ना। तो ये हमें कैसा यौगिक प्राप्त हो गया, ऑर्थो हेलो। हेलो का मतलब क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है, टॉल्विन, ये हमें प्राप्त हो गया, ऑर्थो हेलो टॉल्विन। इसी के साथ दूसरा यौगिक हमें और प्राप्त होगा, दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। अब की बात कहां पर से प्रतिस्थापन की क्रिया होगी, पैरा पोजीशन से क्रिया होगी, ठीक। तो ऑर्थो ये मेटा, और इसके ठीक सामने वाला कौन सा होगा, पैरा। तो ये कौन प्राप्त हो गया, पैरा हेलो टॉल्विन हमें प्राप्त हो गया। अब यहां एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपको केवल ऑर्थोक्लोरो या ऑर्थोब्रोमो या पैरा क्लोरो या पैरा ब्रोमो यौगिक प्राप्त हो सकते हैं। आयोडो यौगिकों को इसके माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, यानी अगर मैं यहां पर I2 के साथ अभिक्रिया कराऊं, ठीक, तो आयोडीन प्राप्त हो सकती है। यहां पर हेलोजन के स्थान पर ClBr के स्थान पर यहां पर आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन के साथ होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, और उसकी उत्क्रमणीयता को खत्म करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, ऑक्सीकारक क्रमक जो होते हैं, जैसे आपका HNO3 होता है, HiO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल या आयोडिक अम्ल का प्रयोग हमें करना होगा। तो हम इससे केवल इस विधि के द्वारा क्लोरो और ब्रोमो, है ना, यौगिकों को प्राप्त करते हैं। आयोडो को क्यों प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनसे होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, और उत्क्रमणीयता को समाप्त करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, किसी ऑक्सीकारक क्रमकों का प्रयोग, जैसे HNO3 का प्रयोग या HiO3 का प्रयोग करना होगा। एक और छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या मैं फ्लोरो यौगिक भी प्राप्त कर सकता हूं, नहीं, फ्लोराइड के यौगिक यहां पर प्राप्त नहीं हो सकते। यानी X केवल Cl हो सकता है, Br हो सकता है, F नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि F की क्रियाशीलता अत्यधिक होने के कारण, है ना, इसके ऑर्थो फ्लोरो या पैरा फ्लोरो यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते, ठीक। तो ये थी प्रथम विधि, पॉज करना है।
हेलो एरिनो के विरचन की सेकंड विधि है अमीनो से सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। ये भी एक नेम रिएक्शन है और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जितनी भी नेम रिएक्शन होती है उनको बिना कहे आपको क्या कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। मुझे प्राथमिक अमीन लेना है। प्राथमिक अमीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। ये मैंने ले लिया C6H5NH2। इसे एनिलीन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक कैसी अमीन है, प्राथमिक अमीन है। तो प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया मुझे करानी है, किसके द्वारा करानी है, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और प्लस कोई भी मैं खनिज अम्ल ले सकता हूं, HCl ले सकता हूं, HBr ले सकता हूं, कोई भी खनिज अम्ल मैं प्रयोग में ला सकता हूं। तो जब मैं इसकी रिएक्शन की लैंग्वेज लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि खनिज अम्लों में घुली हुई किसी प्राथमिक अमीन की सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करने पर, दोबारा से मैं लैंग्वेज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा खनिज अम्ल HCl, HBr ये खनिज अम्ल हो सकते हैं। तो किसी खनिज अम्ल में घुली हुई प्राथमिक अमीन के रूप में मैंने कौन ली, एनिलीन की सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करने पर एक यौगिक हमें प्राप्त होता है और यौगिक होता है ये N और यहां से X, तो हमें यौगिक प्राप्त हो जाता है N2X, ये प्राप्त होगा। हैलोजन परमाणु चूंकि अत्यधिक ऋणात्मक होते हैं तो इसलिए यहां माइनस का चार्ज शो किया जा सकता है और यहां इसकी कंपेयर में कैसा चार्ज शो किया जा सकता है, प्लस का। तो ये ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इन यौगिकों को, इसको मैं लिखूंगा बेंजीन, C6H5 डाइएजोनियम और X क्या होता है, हैलाइड, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो मैं पुनः एक बार बता रहा हूं कि खनिज अम्लों में घुली हुई एनिलीन यानी किसी प्राथमिक अमीन की सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करने पर, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त हुए, इसको यदि आप Cu2X2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और ये X मैं लिख सकता हूं जहां X कैन बी इक्वल टू Cl एंड Br, ये हो सकता है कि X की वैल्यू क्या हो सकती है, वो क्लोरीन भी हो सकती है और ब्रोमीन भी हो सकती है। तो यहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी इसका जो हैलोजन परमाणु है वो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो इस डाइएजोनियम हैलाइड को यहां से प्रतिस्थापित कर देगा और आपको यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5X आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपने क्या बना ली, हेलो एरीन आपने यहां पर बना ली, यानी एरिल हैलाइड, या तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, हेलो एरीन कह सकता हूं या इसे एरिन हैलाइड भी कहा जा सकता है। और ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में पृथक हो जाएगी। देखिए यहां पर सिर्फ आप क्लोरीन या ब्रोमीन ही जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आयोडीन जोड़नी है तो आयोडीन जोड़ने के लिए आपको Cu2X2 की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसके स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब आप पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करेंगे तो प्राप्त होने वाला यौगिक कौन होगा, C6H5I, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यानी एरिल आयोडाइड, तो यहां पर एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं और पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराकर हम एरिल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सैंडमायर अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी रिएक्शंस आपको कराई गई, देखिए मैंने आपको एल्किल हैलाइडो और हेलो एरीन्स यानी इन दोनों के निर्माण की, इनके विरचन की संपूर्ण विधियां आपको करा दी है, जो भी आपके सिलेबस में दी गई थी। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस जब तक आप समीकरण को खुद लिख करके तैयार नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगे। एक चीज और भी ध्यान देनी होती है, जो लैंग्वेज होती है समीकरण की,
है ना। सबसे पहले आप समीकरण को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और फिर लैंग्वेज बनाई जा सकती है। जैसे मैंने इसी की लैंग्वेज अगर आपको बनाने लगूं तो मैं एक बार देखना चेक करेंगे, आप उसको बुक से भी मैच कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि किसी खनिज अम्ल की, है ना, किसी खनिज अम्ल की प्राथमिक अमीन की उपस्थिति में, है ना, या किसी खनिज अम्ल में घुले हुए प्राथमिक अमीन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करने पर पहले बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसको Cu2X2 के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम ये रिएक्शन लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से इसको यहां पर बढ़ा सकते हैं। एरिल आयोडाइड को प्राप्त करने के लिए Cu2X2 के स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आप देखेंगे लैंग्वेज आपको बुक्स में से 100% कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। आप लैंग्वेज से इक्वेशन को जोड़िए और इक्वेशन से लैंग्वेज को जोड़ करके तैयारी कीजिएगा। जय हिंद।